दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+ है, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों आज हम ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट कल मैंने एक रील बनाया था यूट्यूब पे और ऑल्सो मेरे फेसबुक पेज पे, जिसमें मैंने ये कहा था कि जो अच्छे वक्त में काम आते हैं, मतलब जो सुख में अपना साथ देते हैं, उनको रिश्ते बोलते हैं। मतलब जो अपने रिश्तेदार है वो तो अपने साथ हमेशा रहते ही है, लेकिन दुख में जो अपने साथ रहते हैं, जो बुरे वक्त में अपने साथ रहते हैं, वो लोग दोस्तों फरिश्ते होते हैं। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है। जब भी शेयर मार्केट का अच्छा टाइम चालू हो, सेंसेक्स डेली ऊपर जा रहा है, तो उसमें दोस्तों कोई भी स्टॉक हो वो 5%, 10%, 15% से बढ़ते ही रहता है। लेकिन जब भी मार्केट ख़राब होता है ना दोस्तों एक फिजिक्स का नियम है। वो नियम ये कहता है कि कोई भी चीज़ जब भी ऊपर से नीचे गिरती है तभी उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और उससे दोस्तों नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को, या समझो वही चीज़ को नीचे से अगर ऊपर जाना है, तो उसमें टाइम और वक्त और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए दोस्तों जब भी मार्केट ख़राब होता है तो वो ख़राब मार्केट में फरिश्ते जैसे शेयर जो अपने को ख़राब मार्केट में भी साथ देंगे, ऐसे शेयर दोस्तों हमको ज़्यादा करके चुनना है। और ऐसा ही आज एक शेयर मैं लेके आया हूँ। लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, वीडियो चालू करने से पहले क्वेश्चन आंसर्स, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, वीडियो चालू करने से पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस है उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, और जो अपना आज का मतलब वो दिन का वीडियो रहेगा वो वीडियो हम चालू करेंगे। दोस्तों आपने एक सब्सक्राइबर है सत्यजीत करके, उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। उनका क्वेश्चन ये है कि हाउ डू आई मैनेज माई ट्रेड्स एंड ऑल्सो स्टॉक सिलेक्शन। तो दोस्तों मेरा लॉजिक एकदम सिंपल है। प्रॉफिट कम हुआ तो भी चलेगा लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, ये मेरा पहला प्रिंसिपल है। मैं F&O में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड करता हूँ। मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। इसका मतलब मेरे पास जितना कैश है उतना ही मैं ट्रेड करता हूँ। मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। समझो अगर कोई शेयर मैंने 100 रुपये में ख़रीदा तो उसका स्टॉप लॉस और उसमें मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए ये मैं प्री डिसाइड करता हूँ। और वो लेवल्स अगर आ गए तो मैं तुरंत एग्जिट करता हूँ। नीचे के लेवल पे भी कभी कभी एग्जिट करना पड़ता है, और प्रॉफिट में भी अगर मेरा प्री डिसाइडेड लेवल आया तो मैं उसमें से एग्जिट करता हूँ। फिर बाद में वो शेयर कितना भी बढ़े मैं उसमें एग्जिट कर लेता हूँ। ये मेरा सिंपल ट्रेडिंग का पैटर्न है। अभी मैं स्टॉक सिलेक्ट कैसे करता हूँ दोस्तों, ज़्यादातर जो मार्केट लीडर है ऐसे ही कंपनीज में ज़्यादा करके चुनता हूँ, क्योंकि उनका जो सस्टेनिंग पावर होता है दोस्तों ऐसे कंपनीज का वो सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ें दोस्तों, कंपनी के पास कर्जा इधर नो डेट, मतलब कर्जा बिल्कुल नहीं होना चाहिए या थोड़ा कर्जा होना चाहिए। इतना ही कर्जा होना चाहिए जितना कंपनी एफोर्ड और मैनेज कर सकती है, ऐसे शेयर में चुनता हूँ। और तीसरा और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, वो दोस्तों डिविडेंड यील्ड। वो कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो शेयर में चुनता हूँ उसका कम से कम 7 to 8% होना चाहिए, ऐसे ही शेयर में चुनता हूँ। तो अगर मैं समझो किसी ट्रेड में, मेरे किसी ट्रांजैक्शन में, मेरे किसी परचेस में फंस गया, मतलब मैंने शेयर खरीदा, शेयर का भाव नीचे चला गया, देन इन दैट सिचुएशन इंस्टेड ऑफ बुकिंग लॉस मैं वो शेयर होल्ड करता हूँ और मुझे साल का आराम से उसके ऊपर 6 to 7 to 8% डिविडेंड आते जाता है। सो आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा अप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रहता हूँ। मैं 2% में भी खुश रहता हूँ और 10% में भी खुश रहता हूँ। तो उसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों चौथा और आखिरी लो बीटा स्टॉक में चुनता हूँ। लो बीटा से फ़ायदा ये होता है कि जब भी मार्केट नीचे आता है तो जो हमने फिज़िक्स के रूल के बारे में बात की थी कि जो चीज़ ऊपर से धड़ाम करके नीचे आती है वो चीज़ का और बाकी चीज़ों का भी नुकसान उसमें सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर लो बीटा स्टॉक है दोस्तों तो वो शेयर का नुकसान बाकी शेयर के मुकाबले कम होगा। तो इसलिए जिसका बीटा 1 से कम है ऐसे ही शेयर में चुनता हूँ। मैं आशा करता हूँ सत्यजीत जी आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमने फरिश्ते और रिश्ते इसके बारे में बात की, तो हम लोग फरिश्ता शेयर के बारे में बात करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे कि जो शेयर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मेरा यहाँ पे मतलब है दोस्तों 2 से 3 साल, जिसमें कम से कम नुकसान होने का चांस है। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा लेकिन दोस्तों नुकसान भी इसमें कम से कम होगा, क्योंकि ये शेयर का बीटा जो है वो सिर्फ 0.45% है। तो दोस्तों शेयर का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। कंपनी सबको मालूम है, ऑयल जो और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए
जो लुब्रिकेंट्स लगते हैं, जो कूलेंट्स लगते हैं, जो ग्रीस लगता है, वो ये कंपनी बनाती है। तो दोस्तों ये कंपनी के बारे में हम लोग कंपनी के फिनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, कंपनी के केपीआईज देखेंगे, और उसके बाद में दोस्तों हम लोग ये शेयर मेरे हिसाब से फरिश्ता क्यों है और आगे जाके ये शेयर अच्छा क्यों करेगा, ऐसा मुझे क्यों लगता है, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन पहले 4 से 5 मिनट में फिनेंशियल्स देखेंगे, केपीआईज देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे और सम ऑफ अदर थिंग्स वी विल सी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो उनके सेगमेंट में मार्केट लीडर है। कंपनी का जो अडेप्टेबिलिटी है विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट वो बहुत अच्छा है। कंपनी इनोवेशन में लगी रही है। कंपनी इज़ कंटिन्यूसली ऑन इनोवेशन। बीइंग एन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट दोस्तों, ऑटोमोबाइल के रिलेटेड एनीथिंग कंपनी के पास नॉलेज का भंडार है, नॉलेज बैंक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, कंपनी इज़ ओपन फॉर चेंज। मतलब जो आगे जाके जो चेंजेस होने वाले हैं, ईवी आएगा और कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, उसके लिए दोस्तों दिस कंपनी इज़ ओपन फॉर चेंज। ये मैं सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, ये आगे जाके जब भी हम लोग कंपनी फरिश्ता होने के बारे में जब भी बात करने वाले हैं, तभी ये सब चीज़ें के ऊपर दोस्तों हम लोग दोबारा विजिट करेंगे और दोबारा बात करेंगे। तो चलिए आइए पहले कंपनी के केपीआईज, कंपनी के फिनेंशियल्स और कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। और ऑल्सो जो रिनाउंड जो फिनेंशियल एनालिस्ट है, उनका ये स्टॉक के बारे में क्या कहना है, खरीदना है, होल्ड करना है, क्या टारगेट प्राइस है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे के 4-5 मिनट में। दोस्तों पहले तो कैस्ट्रॉल का हम लोग उसके जो पीयर्स हैं, मतलब सिमिलर कंपनीज इन द सेम सेक्टर, अगर उनके साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कैस्ट्रॉल का जो शेयर का भाव है वो सबसे कम है। ये 5-6 कंपनीज आप लोग देख रहे हैं, उसमें कैस्ट्रॉल का भाव सबसे कम है। परसों का क्लोजिंग उसका 119-120 रुपये के आसपास था, लेकिन इसका मार्केट कैप है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा है, 11,800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो जो मैंने बात की थी मेरे स्टॉक सिलेक्शन में, कंपनी हैज़ टू बी अ मार्केट लीडर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी इज़ द मार्केट लीडर। नॉट ओनली मार्केट कैप, अगर कंपनी का हम लोग टोटल रेवेन्यू भी देखेंगे, टोटल सेल्स भी देखेंगे, तो बाकी कंपनीज के हिसाब से दोस्तों कैस्ट्रॉल इज एट नंबर 1। 4,200 करोड़ का उनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है इन दिस सेक्टर। इनका जो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी बाकी कंपनीज के हिसाब से सबसे ज़्यादा है एट 46%। और इनका नेट प्रॉफिट भी दोस्तों बाकी कंपनीज के हिसाब से ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स उनका ज़्यादा है। इसका मतलब दोस्तों मार्केट कैप में कंपनीज नंबर 1, रेवेन्यू में कंपनीज नंबर 1, और जो प्रॉफिट कमाती है उसमें भी ये कंपनी नंबर 1 है। ये कंपनी मार्केट लीडर है। अभी दोस्तों देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। म्यूचुअल फंड्स जो है इंडिया के, उनमें दोस्तों 2 म्यूचुअल फंड ने ये कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। एज ऑफ नाउ दोस्तों दिसंबर 22 का जो साल ख़त्म हुआ, उसमें पहले 14 म्यूचुअल फंड थे। 2 म्यूचुअल फंड स्कीम ने इसमें उनका होल्डिंग बढ़ाया है, अभी 16 म्यूचुअल फंड है। और टोटल होल्डिंग जो है ये कंपनी में दोस्तों म्यूचुअल फंड का, वो भी 0.7% इंक्रीज होकर अभी 2.6% हुआ है। FIIs एंड FPIs दोस्तों, इनका भी ऑलमोस्ट 222 अभी है, इनका नंबर भी 10 से इंक्रीज़ हुआ है। एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इनका होल्डिंग भी 0.55% से बढ़ के अभी ऑलमोस्ट क्लोज टू 11.4% FIIs एंड FPIs का इसमें दोस्तों होल्डिंग है। और ये जो दोस्तों कैस्ट्रॉल कंपनी है, ये जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है उनका कंपनी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम इंग्लैंड, इनका 51% का होल्डिंग ये कंपनी में है। अभी दोस्तों देखते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रोकर लोग हैं, जो एनालिस्ट है, उनका ये शेयर के बारे में, ये कंपनी के बारे में क्या कहना है। शेर खान ने बोला है बाय करो, 120 का उनका प्राइस था बाइंग का, उनका टारगेट है 140। मोतीलाल ओसवाल सेम, ICICI डायरेक्ट 120 के लेवल पे बाय करो बोला है, 130 का टारगेट है। तो अभी आप बोलोगे कि बाकी ब्रोकर का सुन के अगर हमको बाय करना है तो आपके वीडियो में डिफरेंट और अलग क्या है, तो वही दोस्तों डिफरेंट और अलग फरिश्ता शेयर, इसके बारे में अभी हम लोग आगे जाके बात करेंगे, ध्यान से सुनना। लेकिन वहाँ जाने से पहले जो मैंने कंपनी का अडेप्टेबिलिटी का जो बात किया था, मतलब विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट खुद को चेंज करने की जो कैपेसिटी होती है उसको अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। तो जो वो जो कैपेसिटी है दोस्तों, उसके बारे में जो मैंने बात की थी, उसका एग्जांपल अभी ये हम लोग ये चार्ट में देखेंगे। दोस्तों दिसंबर 20 कोविड का समय तभी चालू था, तो दिसंबर 20 में कंपनी रिकॉर्डेड द लोएस्ट रेवेन्यू अमंग्स लास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिसंबर 19
का जो कंपनी का रेवेन्यू था उससे 23% से कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ। अगर दोस्तों यही चीज़ किसी इंजीनियरिंग या किसी दूसरी और कंपनी के बारे में होती थी दोस्तों, तो कंपनी मेरे हिसाब से डेफिनेटली लॉस में जाती, क्योंकि 23% ड्रॉप इन द रेवेन्यू इज़ अ सब्सटेंशियल ड्रॉप। कंपनी के दो कॉस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। नॉर्मली दोस्तों जो फिक्स कॉस्ट होते हैं वो फिक्स कॉस्ट आर फिक्स, आपका रेवेन्यू कितना भी होने दो, 1 रुपया होने दो या 10,000 करोड़ रुपया होने दो, वो फिक्स कॉस्ट जो है वो कंपनी को इनकर करना ही है। और जब भी 23% जब भी ड्रॉप होता है दोस्तों, तो वेरिएबल कॉस्ट कम होता है, फिक्स कॉस्ट उतना ही रहता है और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज दे एंड अप इनकरिंग लॉसेस। लेकिन जो मैंने अडेप्टेबिलिटी की बात की, ये दोस्तों ये कंपनी में दिखती है। उनका रेवेन्यू कम हुआ दोस्तों, लेकिन उनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो खाली 1% से कम हुआ। दिसंबर 20 में भी दोस्तों कंपनी ने क्लोज टू 583 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया। दैट प्रॉफिट इज अराउंड 20% ऑफ द रेवेन्यू। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ड्रॉप इन द रेवेन्यू दोस्तों 20% का नेट प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स कंपनी का जो कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है। और कंपनी का फिक्स कॉस्ट का जो रेशो है, फिक्स कॉस्ट टू वेरिएबल कॉस्ट दोस्तों, वो फिक्स कॉस्ट आर मच लेसर दैन अदर कंपनीज। इसीलिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ सब्सटेंशियल ड्रॉप इन द रेवेन्यू, कंपनी एंडेड अप इन जनरेटिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट। अभी ये दोस्तों फिक्स कॉस्ट का सिग्निफिकेंस कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अपना एक डेली एग्जांपल बताता हूँ। समझो किसी आदमी का सैलरी 25,000 रुपया है, ठीक है, और उसका फिक्स कॉस्ट है 20,000 रुपया, मतलब 25,000 रुपया उसका इनकम है, उसको 20,000 रुपया महीने का खर्चा करना ही है। अभी कोविड के टाइम में कुछ लोगों का सैलरी हाफ हुआ, कुछ लोगों को सैलरी मिला ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इनकम होगा 15,000 और खर्चा होगा 20,000, मतलब इनकम से खर्चा ज़्यादा होगा। यही चीज़ दोस्तों कंपनी के बारे में होती है। जब भी उनका रेवेन्यू सब्सटेंशियल ड्रॉप होता है, फिक्स कॉस्ट तो उनको इनकर करना ही होता है। तो दोस्तों फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन बढ़ने से कंपनीज एंड अप इन इनकरिंग लॉसेस। लेकिन ये कंपनी के बारे में ऐसा नहीं हुआ। ये कंपनी इन स्पाइट ऑफ सब्सटेंशियल ड्रॉप इन द रेवेन्यू, कंपनी स्टिल जनरेटेड सब्सटेंशियल प्रॉफिट। तो ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट मेरे लिए ये कंपनी के बारे में है, कंपनी का अडेप्टेबिलिटी एंड कंपनी का कंट्रोल ओवर इट्स कॉस्ट। मतलब अगर आगे जाके समझो कोई अनफोर्सिन सिचुएशन में सिमिलर सिचुएशन आया कि जहाँ पे कंपनीज का रेवेन्यू नीचे नीचे जाया, या समझो मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर भी दिस कंपनी इज़ फ्लेक्सिबल इनफ टू कंट्रोल इट्स कॉस्ट। अभी ये कंपनीज के ब्रीफली KPIs देखते हैं। जैसे मैंने बोला, कंपनी का बीटा 0.45 है, अर्निंग पर शेयर 8 रुपये के ऊपर है, प्राइस टू बुक 7.17 है, डिविडेंड यील्ड दोस्तों इसका सब्सटेंशियल है, क्लोज टू 5 रुपीज़ का डिविडेंड यील्ड है। प्राइस टू अर्निंग दोस्तों 14.56 है, जो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग ऑल्सो 15.47 है। मतलब सिर्फ प्राइस टू अर्निंग के बारे में दोस्तों, जो सेक्टर इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग है, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग इज ऑल्सो क्लोज टू सेक्टर और इंडस्ट्री एवरेज। तो ये कंपनी आगे जाके अलग क्या करने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंपनीज, इसके बारे में दोस्तों हम लोग अभी आगे जाके बात करेंगे। दोस्तों ये कंपनी मार्केट लीडर है, उसके बारे में तो हमने ऑलरेडी बात की। फ्लेक्सिबल ऑन द कॉस्ट है, उसके बारे में भी हमने बात की। लो बीटा है, उसके बारे में भी हमने बात की। लेकिन दोस्तों कंपनी के बारे में एक न्यूज़ ऐसा भी आया है कि कंपनी ने की मोबिलिटी करके एक कंपनी है TVS ग्रुप का, वो कंपनी में दोस्तों कैस्ट्रॉल ने 7.09% का स्टेक खरीदा है एट एन एक्सपेंस ऑफ 487 करोड़। दोस्तों एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो की मोबिलिटी कंपनी है, ये कंपनी करता क्या है। ये कंपनी दोस्तों TVS ब्रांड्स करके एक उनका ब्रांच है, उसके अंडर ये की मोबिलिटी कंपनी काम करती है। एंड ये कंपनी जो है दैट इज़ लीडिंग ऑटोमोबाइल सर्विस मेंटेनेंस एंड रिपेयर का ये काम करती है। इसका मतलब दोस्तों कैस्ट्रॉल जैसे जो कंपनीज है उनका मार्केट क्या है दोस्तों, उनका मार्केट है ऑटोमोबाइल कंपनीज। मतलब कैस्ट्रॉल के जो प्रोडक्ट्स है, लुब्रिकेंट्स, ऑयल, ग्रीस, कूलेंट, ये जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने वाली जो कंपनीज है वो कंपनीज तो खरीदती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा और अच्छा मार्केट जो है वो रिप्लेनिशमेंट का मार्केट है। मतलब अपना गाड़ी जब भी सर्विसिंग के लिए जाता है तो उस टाइम दोस्तों कार का इंजन ऑयल या 2 व्हीलर का इंजन ऑयल चेंज होता है, नया ग्रीसिंग होता है, कूलेंट चेंज होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें कौन करता है, जो मैकेनिक्स है, जो सर्विस सेंटर्स है, वो लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो कैस्ट्रॉल क्या कर रहा है दोस्तों, कैस्ट्रॉल अपने लिए अपना मार्केट खुद बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, उन्होंने स्टेक खरीदा 7.09% का की मोबिलिटी में, जो TVS ब्रांड्स के अंदर काम करता है उसमें उन्होंने स्टेक खरीदा। इसका मतलब दोस्तों कि जो
टीवीएस के जो सर्विस सेंटर्स हैं, इनवरेबली दे आर गोइंग टू यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। ये इसका सिंपल एंड स्ट्रेट मीनिंग है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया धीरे धीरे करके दोस्तों खुद के लिए मार्केट बिल्डअप कर रहा है, खुद के लिए मार्केट क्रिएट कर रहा है। इसका एक मैं दोस्तों छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। तभी मैं स्कूल में था और मुझे अभी भी याद है कि नेस्ले ने जब भी मैगी लॉन्च किया दोस्तों, तभी नेस्ले ने क्या किया, सभी बच्चों को फ्री में मैगी बांटा। हर एक बच्चे को 2-2 3-3 पैकेट फ्री में दिया, उनको बोला आप फ्री में खाओ। बच्चों ने खाया, उनका टेस्ट डेवलप हुआ और अभी मैगी का कितना बड़ा मार्केट है आप देख सकते हो। तो तभी नेस्ले ने क्या किया था, मैगी ने तभी क्या किया था कि खुद के लिए खुद ने मार्केट डेवलप किया था। दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया आगे के जो अभी चैलेंजेस आने वाले हैं, ईवी के चैलेंजेस आएंगे या कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसको दोस्तों टैकल करने के लिए तो कैस्ट्रॉल इंडिया खुद के लिए मार्केट डेवलप कर रही है विथ सच एक्विजिशंस एंड विथ सच स्टेक परचेसेस। और एक चीज़ दोस्तों, ये की मोबिलिटी जो है, इसका फोकस जो है वो ईवी बिजनेस के ऊपर भी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन जब भी मार्केट में अभी जो अपना ट्रेडिशनल मार्केट है, फोसिल फ्यूल के ऊपर जो व्हीकल्स अपने चलते हैं, वो चेंज होके ईवी में ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स कन्वर्ट हो गए। तो ये जो की मोबिलिटी जो दोस्तों है, वो की मोबिलिटी का फोकस ईवी मार्केट के ऊपर भी अच्छा है। शेयर मार्केट में दोस्तों किसी भी शेयर का, किसी भी कंपनी का आज का पोजीशन क्या है, उससे ज़्यादा फ्यूचर में कल का उसका पोजीशन क्या रहने वाला है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और स्टॉक का जो दोस्तों ट्रेडिंग का जो प्राइस है वो ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक होता है। स्टॉक मार्केट इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। तो कैस्ट्रॉल के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे, अगर कैस्ट्रॉल ने चेंज नहीं किया, मतलब अभी ट्रेडिशनल बिजनेस से, फोसिल फ्यूल से अभी से अगर उन्होंने ट्रांजिशनल जो अभी फेज़ है उसमें अभी से अगर उन्होंने ईवी के ऊपर फोकस नहीं बढ़ाया, तो 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन कैस्ट्रॉल का मार्केट तो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कैस्ट्रॉल ने ये जान के अभी से ईवी के ऊपर उनका फोकस बढ़ाना चालू किया है। और ईवी के लिए जो भी ऑयल लगने वाला है, जो भी लुब्रिकेंट्स लगने वाला है, जो भी कूलेंट लगने वाला है, जो भी ग्रीसेस लगने वाले हैं, उनके ऊपर दोस्तों उसका प्रोडक्शन कंपनी ने अभी से चालू किया है और उसमें इनोवेशन कंपनी ने अभी से चालू किया है। तो स्टार्टिंग में मैंने इनोवेशन की बात की थी, वो दोस्तों यहाँ पे पूरे की पूरी एप्लीकेबल होती है। इनफैक्ट दोस्तों ये क्वार्टर में कैस्ट्रॉल ऑन ये ब्रांड से कंपनी ने ऑलरेडी ईवी के लिए जो भी कुछ लगता है उसका लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है। तो कंपनी इज़ फ्यूचरिस्टिक ऑल्सो। तो हमने अभी तक 3-4 चीज़ों के ऊपर बात की, एडेप्टेबिलिटी के ऊपर बात की, फ्यूचरिस्टिक के ऊपर बात की और ख़ुद के लिए मार्केट कैसा बिल्डअप करना है, कैसा डेवलप करना है, उसके ऊपर भी हमने बात की। ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों हमने बीपी के बारे में बात की। ब्रिटिश पेट्रोलियम 51% का स्टेक होल्ड करती है इन कैस्ट्रॉल, मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से बीपी इज़ द ओनर ऑफ कैस्ट्रॉल इंडिया। ये बीपी ने दोस्तों 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर रिसर्च इन बैटरी थर्मल मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये जो बैटरी थर्मल मैनेजमेंट के ऊपर जो रिसर्च के लिए जो बीपी ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, कैस्ट्रॉल इंडिया बीइंग अ कंपनी ऑफ बीपी दोस्तों, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी और वो जो उनका रिसर्च है, वो रिसर्च के लिए पूरा का पूरा एक्सेस कैस्ट्रॉल इंडिया को भी मिलने वाला है। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्लस पॉइंट दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट टू अ लार्जर एक्सटेंट फॉर कैस्ट्रॉल इंडिया इन इंडिया। और साइड बाय साइड दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया में जो अभी ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, उनके साथ भी दोस्तों बैटरी का जो थर्मल मैनेजमेंट है उसके बारे में ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन फाइंडिंग आउट न्यू टेक्नोलॉजी। अभी दोस्तों आप मुझे पूछोगे कि ये थर्मल मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ईवी में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो व्हीकल है उसका बैटरी। थर्मल मैनेजमेंट मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड्स वो जो बैटरी का जो टेम्परेचर है दोस्तों उसको मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए जो कूलेंट लगते हैं वो कूलेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बैटरी का टेम्परेचर बढ़ा तो हम लोग कभी कभी न्यूज़ में भी हम लोग दोस्तों देखते हैं कि ईवी व्हीकल जल गई। वो दोस्तों क्यों होता है, क्योंकि जो बैटरी का टेम्परेचर है उसका थर्मल मैनेजमेंट ठीक न होने से, बैटरी का टेम्परेचर बढ़ने से दोस्तों ईवी व्हीकल्स कभी कभी आग या फायर पकड़ती है। तो वो थर्मल मैनेजमेंट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन ईवी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके ऊपर दोस्तों बीपी ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर अ रिसर्च और उसका एक्सेस कैस्ट्रॉल इंडिया को फ्री में मिलने वाला है। ईवी के बारे में दोस्तों और एक चीज़, ईवी रेडी करके कैस्ट्रॉल ने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और उसमें सिर्फ दिल्ली और चेन्नई जो कि अभी ईवी के हब है,
इसमें ऑलरेडी मोर देन 400 टेक्नीशियंस को ये लोगों ने ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है। तो दोस्तों जैसे की मोबिलिटी में कंपनी ने थोड़ा सा स्टेक खरीद के अपना मार्केट इंश्योर किया, वैसे ही दोस्तों लोगों को ट्रेनिंग देके ईवी व्हीकल्स के लिए भी, उसके मेंटेनेंस के लिए भी कंपनी अपना मार्केट दोस्तों अभी से तैयार कर रही है। आगे जाके दोस्तों कंपनी का ग्रोथ कितना होगा, मैंने कंपनी के जो एमडी है उनका इंटरव्यू देखा, उसके हिसाब से दोस्तों लुब्रिकेंट्स का जो मार्केट है वो 4% से आगे के 3-4 साल में बढ़ने वाला है। उसमें जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, मेजरली कार्स, 8% से उसमें ग्रोथ होगा। टू व्हीलर्स अकॉर्डिंग टू देम 4% से बढ़ेंगे, और जो कमर्शियल व्हीकल है वो भी दोस्तों बढ़ने वाला है। मतलब ओवरऑल लुब्रिकेंट का जो मार्केट है वो 4% से बढ़ने वाला है। एंड कैस्ट्रॉल इंडिया का ये टारगेट है कि अगर वो मार्केट 4% से बढ़ना है तो उनको मार्केट से ज़्यादा तेज़ बढ़ना है। मतलब उनका ग्रोथ दोस्तों 1 या 2% से, मार्केट ग्रोथ प्लस 1 to 2% से उनका ग्रोथ होगा। मतलब वी कैन सेफली अज्यूम कि आगे के सालों में कंपनी 5 से 6% से दोस्तों ग्रो करेगी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। एज ऑफ नाउ दोस्तों 330 के आसपास कंपनी के ऑलरेडी इंडिया में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और 170 से ज़्यादा ऐसे ऑटो सेक्टर्स है जिनको कैस्ट्रॉल इंडिया एक्टिवली सपोर्ट करती है। ट्रेनिंग हो या नॉलेज हो, उसके बारे में ये कंपनी 170 से भी ज़्यादा सर्विस सेंटर्स को सपोर्ट करती है। अभी दोस्तों आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब भी आएंगे, तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंजन नहीं होता है। तो इंजन नहीं होता है तो इंजन ऑयल भी नहीं होगा। तो कंपनी का जो मेजर सेल होता है इंजन ऑयल का, वो इंजन ऑयल का सेल तो आगे जाके होगा नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में कंपनी का कहना है कि एज ऑफ नाउ इंडिया का जो व्हीकल्स का ओनरशिप है वो एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड बहुत कम है। तो व्हीकल्स का डिमांड आगे जाके बढ़ने वाला है। जैसे हमने देखा कार्स का 8% से बढ़ेगा, टू व्हीलर का 4% से बढ़ेगा, कमर्शियल व्हीकल्स का भी बढ़ेगा। लेकिन अभी दोस्तों इंडिया का जितना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और जो इम्पोर्ट होता है दैट इज़ दोस्तों हार्डली एनीथिंग, एंड इट्स नॉट गोइंग टू सफाइज द इंक्रीजिंग डिमांड इन इंडिया। सो एज पर दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया, लुब्रिकेंट्स का जो डिमांड है फॉर ट्रेडिशनल व्हीकल, फॉर फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स, वो दोस्तों 2040 तक बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। मतलब ऑल्सो विथ ट्रेडिशनल सप्लाईज 2040 तक कैस्ट्रॉल इंडिया एंड ऑल्सो बाकी की कंपनीज जो हमने थोड़ी देर पहले देखे, उनको कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। 2040 के बाद जब भी दोस्तों ट्रांजिशन फास्ट होगा, 2040 तक ट्रांजिशन होगा फ्रॉम ट्रेडिशनल व्हीकल्स टू ईवी। लेकिन ये जो ट्रांजिशन का जो स्पीड है दोस्तों, बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये स्पीड स्लो रहेगा। 2040 के बाद एज पर कंपनी ये स्पीड बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों तब तक 2040 तक कंपनी के लिए मार्केट अच्छा रहने वाला है। मतलब अभी से 17 साल तक कंपनी का मार्केट अच्छा रहने वाला है। एंड कंपनी हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड सर्टन स्टेप्स टू बिकम ईवी रेडी। और जो हमने बात की थोड़ी देर पहले बैटरी का जो थर्मल मैनेजमेंट है दोस्तों, उसके लिए थर्मल मैनेजमेंट मतलब बैटरी में इलेक्ट्रिक का करंट रहता है। तो जो नॉर्मल जो दोस्तों कूलेंट्स है, वो कूलेंट ईवी व्हीकल्स के लिए नहीं चलते हैं। तो उसके लिए दोस्तों स्पेशल कैटेगरी के कूलेंट लगते हैं। और मैंने एक वीडियो में बोला था दोस्तों, जो वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहता है। जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसमें दोस्तों कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी सबसे अच्छा होता है। तो कंपनी इज़ ऑलरेडी फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग सच स्पेशल कूलेंट्स कि जो बैटरी का टेम्परेचर कम रखेंगे। तो उसमें दोस्तों कंपनी का मार्जिन और उसमें दोस्तों कंपनी का जो सेल है वो अच्छी तरीके से बढ़ेगा, ये मेरा आगे जाके मानना है। लेकिन दोस्तों जब तक ट्रांजिशन पूरा नहीं होता है तब तक 2040 तक लुब्रिकेंट्स का मार्केट तो बढ़ने ही वाला है। तो अप टू 2040 कंपनी का जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो फोकस है वैसे ही रहने वाला है। एंड ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है दोस्तों, उसमें कंपनी के पास दोस्तों 1500 करोड़ का कैश का रिजर्व्स है। तो दोस्तों ये जो रिजर्व है वो कंपनी कहाँ पे यूज़ करने वाली है? डिविडेंड तो दे रही है, अच्छा 4-5 रुपये का डिविडेंड तो दे रही है, लेकिन ये जो दोस्तों रिजर्व्स है, ये दोस्तों कंपनी R&D, इनोवेशन, न्यू एक्विजिशंस फॉर बिकमिंग ईवी रेडी, ये रिजर्व्स दोस्तों कंपनी यूज़ करने वाली है। ये मैंने कंपनी के MD जो है उनके इंटरव्यू में सुना। तो दोस्तों कैस्ट्रॉल के बारे में, कंपनी मार्केट लीडर है, कंपनी का एडेप्टेबिलिटी अच्छा है। हमने देखा रेवेन्यू कम हुआ 23% से, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी खाली 2% से कम हुआ। उसके बाद में कंपनी का इनोवेशन के ऊपर फोकस है। आगे जाके फ्यूचर में मार्केट क्या रहने वाला है, ट्रेडिशनल व्हीकल्स कैसे कैसे कम होने वाले हैं और ईवी के व्हीकल्स कैसे कैसे बढ़ने वाले हैं, उसके लिए कंपनी को क्या करना है, उसका दोस्तों कंपनी का रोड मैप तैयार है।
कंपनी का बीटा 0.45 है, मतलब जब भी मार्केट गिरेगा ये कंपनी का शेयर ज़्यादा नहीं गिरेगा, बिल्कुल ही नहीं गिरेगा ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी शेयर्स के बारे में दोस्तों ये कंपनी का शेयर सबसे कम गिरेगा, ये मेरा मानना है। अगर कंपनी का शेयर का चार्ट हम लोग दोस्तों देखेंगे तो 1 साल पहले जो कंपनी का स्टॉक का भाव था वही भाव अभी है, अभी 119 120 के आसपास कंपनी का स्टॉक ट्रेड हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द राइट टाइम नाउ टू एक्यूमुलेट एंड एंटर इनटू दिस फरिश्ता स्टॉक कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। एक साथ नहीं लेना है, हमेशा की तरह राहुल द्रविड़ लक्ष्मण की तरह एक्यूमुलेट करना है। अगर मार्केट नीचे गया ये शेयर भी थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन दोस्तों अभी मेरे हिसाब से इसका बॉटम लाइन दोस्तों लिमिटेड है। एज ऑफ नाउ ले लो, 2-3 साल के लिए उसको होल्ड करो, अगर और थोड़ा नीचे जाता है थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। होल्डिंग टाइम 2 to 3 ईयर्स, लेकिन दोस्तों इसमें मेरा मानना है कि सब्सटेंशियल रिटर्न कम से कम 35 से 50% का रिटर्न आगे के 2 साल में इसमें आएगा, डेफिनेटली आएगा, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों ये था अपना आज का शेयर कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपके माइंड में स्टॉक मार्केट के बारे में या फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन हो, आप मुझे यूट्यूब पे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो, या जो मैंने ऊपर ये लिंक दिया हुआ है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इसमें आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके नाम के सहित। वो क्वेश्चन का आंसर हम लोग आगे के वीडियोज़ में देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।